इस फिल्म की शुरुआत चक को दिखाते हुए होती है। वो ये देखकर हैरान रह गया कि जिस आलीशान बंगले को उसने एक इतनी बड़ी रकम देकर खरीदा था वो बारिश का पानी बहा रहा है। उसने फौरन इस चीज की तस्वीर खींचकर प्रॉपर्टी एजेंट को भेज दी और वो उसे अंदर ही अंदर सुनाने लगा। इसके बाद वो अपनी अहलिया मारिया के स्टूडियो में गया ताकि ये मालूम कर सके कि वहाँ भी पानी तो नहीं टपक रहा। उसकी अहलिया मारिया फैशन डिजाइनर है और इस वक्त एक लाइव सेशन की मेजबानी कर रही थी और वो फैशन डिजाइनर में अपना तजर्बा शेयर कर रही थी। खुशकिस्मती से उसका स्टूडियो मुकम्मल तौर पर खुश था। फिर चक की नज़र कमरे के कोने में एक पुरानी मॉडलिंग डमी पर पड़ती है। उसकी बीवी को ये इतनी पसंद थी कि वो इसे अपने साथ नए बंगले में भी ले आई थी। इसके बाद वो अपने बंगले के बाहर ये देखने गया कि बाहर भी कोई मसला तो नहीं है। फिर उसका पड़ोसी आया। वो हैरान था कि ये बंगला कैसे बिक गया। पड़ोसी ने बात करते हुए राज कर दिया कि इसके हरगे बूढ़े मालिक ने अपनी जान ले ली थी। ये सुनकर चक मुकम्मल तौर पर चौंक गया क्योंकि प्रॉपर्टी एजेंट ने उसे ऐसी कोई खबर नहीं दी थी। फिर वो वापस आया और लीकेज की तस्वीरें दोबारा देखने लगा तो उससे एक तस्वीर में शॉटगन नजर आई। हालांकि उसके घर में कोई हथियार नहीं था। वो उलझन में पड़ गया कि ये बंदूक कहाँ से आई, लेकिन ये अजीबोगरीब वाकयात रनवा हुए जब वो सुबह बाग में चहलकदमी करने के लिए यहाँ से निकला। अपनी बीवी की मॉडलिंग डमी पर नजर पड़ी जो बाग में अजीब तरह से खड़ी थी। तो पड़ोसी दोबारा आया और इस सारे मामले को देखने लगा। चक को शक हुआ कि ये इसकी बहन की शरारत हो सकती है क्योंकि चंद माह कबल उनकी वालदा की एक हादसे में मौत हो गई थी और इसकी वजह से उसकी बहन की दिमागी हालत कदरे खराब हो गई थी। फिर पड़ोसी ने चक को मशवरा दिया कि वो इसकी जहनी हालत पर भी तवज्जो दे। बहन को भी साथ ले जाने का मशवरा दिया और इस इलाके की तारीख पढ़े। वो इसे मुकामी ग्रुप के इजलास में आने की दावत भी देता है। दोपहर में चक लाइब्रेरी गया और किताबों को पलटने के बाद उसे एक किताब मिलती है जिसमें उसे छोटे से गाँव की गहरी तारीख बयान की गई है। जब वो जाने लगा तो उसने देखा कि फर्श पर कुछ किताबें पड़ी हैं और उसे एक रोते हुई लड़की भी नजर आती है जो उसे तंबिया करती है कि इस जगह की राजों में इतनी दिलचस्पी ना लेना वरना इसके नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। लेकिन चक उसे पागल समझकर नजरअंदाज करता है और वो किताबें लेकर लाइब्रेरी काउंटर पर पहुंच गया। लाइब्रेरी के क्लर्क ने किताबें देखी तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने फौरन चक को खबरदार किया कि वो इस खास इलाके की तलाश न ले क्योंकि आज तक कोई भी इन राजों से पर्दा नहीं उठा सका। चक का कहना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, मैं सिर्फ तारीख को समझना चाहता हूँ। वो रोती हुई लड़की और फर्श पर बिखरी किताबों के बारे में भी बात करता है। लाइब्रेरी का क्लर्क अचानक संजीदा हो गया और वो फौरन वहां से चला गया। फिर चक भी खामोशी से घर लौट जाता है। घर आकर उसने किताबें पढ़ना शुरू की जिनका ताल्लुक 1980 की एक खुफिया कॉन्फ्रेंस से था। तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे के बाहर उनका एक तालिब इल्म खड़ा था जो म्यूजिक की क्लास लेने आया था। चक मौसीकी के उस्ताद थे और आज उनका तालिब इल्म पहली बार मौसीकी सीखने आया था। शुरू शुरू में तो तालिब इल्म बहुत घबराया हुआ था। फिर चक किचन से पानी लेने चला गया ताकि इसका मूड कदरे बेहतर हो। लेकिन फिर अचानक पूरे कमरे में पियानो की धुन गूंजने लगी। यूं लगा जैसे ये कोई प्रोफेशनल है। चक चौंक गया क्योंकि जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो तलबा किचन के दरवाजे पर खड़ी थी। ये देखकर दोनों बहुत हैरान हुए। चक वापस पियानो की तरफ आया तो सब कुछ साकित हो चुका था। इस तलबा ने खौफजदा होकर लड़की के बारे में बताया कि उसे देखकर वो खामोश नहीं रही। रात को चक अकेला था क्योंकि उसकी बेवी दफ्तरी काम के लिए घर से बाहर गई थी, इसलिए वो पड़ोसी की इतला पर गार्डन क्लब की मीटिंग में शिरकत के लिए गया। वहाँ एक इंतहाई नाजुक मौजू पर बहस चल रही थी जिस पर उसके गांव के लोग आमतौर पर बात करना भी पसंद नहीं करते थे। मीटिंग में सिर्फ 6 लोग थे। जब चक ने देखा कि लाइब्रेरी का क्लर्क भी यहाँ आया है तो वो एक फोस्टर नामी लड़के के बारे में बात कर रहे थे जिसने हाल ही में अपनी जिंदगी का खात्मा करने की कोशिश की। लाइब्रेरी के क्लर्क का कहना है कि ये सब मुझे 1980 में पेश आने वाला पुराना वाकया याद दिला रहा है जब हेलन नामी खातून ने अपनी जान ले ली तो उसकी बेटी को स्कूल में मुसलसल हिरासा किया जा रहा था और कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर गुस्से और गम में हेलन ने अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। इसके बाद से हर साल इस गाँव में एक पुरस्कार मौत का वाकया होता है। लोगों का मानना है कि ये सब हेलन की रूह की वजह से हो रहा है। उनका ख्याल था कि अब कोई भी हेलन के घर की तलाशी लेने के काबिल नहीं है। जब तक उसकी सच्चाई सामने नहीं आती मामला तय नहीं होंगे। मीटिंग आहिस्ता आहिस्ता परेशान कुन मोड़ ले लेती है। लेकिन जैसे ही चक बाहर आया उसने करीब के पुराने चर्च में एक औरत को हंसते हुए सुना। वो घबरा कर घर आया और अपनी बहन इजाबेल के कमरे में चला गया। इजाबेल अभी अपनी माँ की मौत के गम से बाहर नहीं आई थी और उसे अक्सर ऐसे डरावने ख्वाब आते थे जिनमें वो बार बार अपनी माँ के ख्वाब देखती थी। जब भी ऐसा होता वो चक के पास आती और उसे अपने आप पर बोझ उतारने के लिए अपने खौफ के बारे में बताती। आज शाम इजाबेल के स्कूल की दोस्त इजाबेल से मिलने उनके घर आई। वो बचपन से इसी गांव में रहती थी और उसे इस जगह की बहुत सी तारीख कहानियों के बारे में आगाह किया गया था। उसने इजाबेल को हेलन की मौत की पुरानी कहानी बड़ी तफसील से सुनाई। रात को जब इजाबेल सो रही थी बाथरूम की लाइट खुद बहुत ऑन हो जाती है। वो उठकर लाइट बंद कर देती है लेकिन थोड़ी देर बाद वो दोबारा ऑन हो जाती है। उसे लगा जैसे स्विच में कुछ गड़बड़
गड़बड़ है, इसलिए उसने बल्ब हटाकर बेड की साइड में टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही वो दोबारा सोने लगी, अजीबोगरीब चीजें होने लगी और इसरार चीजें बिल्कुल नहीं रुक रही थीं। अगली सुबह जब इज़ाबेल बेदार हुई तो उसने देखा कि सूरज निकल चुका है। पहले तो उसे ऐसे महसूस हुआ कि ये कोई डरावना ख्वाब है, लेकिन जब उसने अपने बेड की साइड टेबल पर बल्ब देखा तो उसे एहसास हुआ कि कल रात जो कुछ हुआ वो सब सच था। इज़ाबेल फौरी तौर पर ये बात अपने दोस्त को बताती है। फिर उसने अपने भाई चक का फोन आता है जो इज़ाबेल को फौरन घर वापस आने को कहता है। इज़ाबेल जब घर पहुंचती है तो उसने देखा कि इसकी भाभी मारिया बहुत घबराई है। दरअसल मारिया कुछ देर पहले अपने स्टूडियो में लाइव सेशन कर रही थी जब कुछ अजीब हुआ। उसके पीछे डमी मॉडल का हाथ खुद ही चलने लगा। उसी वक्त उसका बेहतरीन दोस्त जो लाइव देख रहा था फौरी तौर पर उसे कॉल करता है। फिर मारिया को ये लगता है कि शायद वो मुझसे ब्राइडल ड्रेस के बारे में सवाल करना चाहती है, इसलिए मारिया ने वीडियो बनाने के बाद एक वीडियो भेजकर बताया कि ड्रेस पहले से ही तैयार है। लेकिन जब वो दोबारा कैमरे के सामने बैठी तो वो चौंक कर रह गई क्योंकि वो डमी मॉडल वहां से गायब हो गई। अचानक करीबी कमरे से एक जोरदार आवाज आई। मारिया पहले तो डर गई, लेकिन फिर डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ गई। तब उसे डमी मॉडल की स्याह सच्चाई का एहसास हुआ। जब चक को ये सब मालूम हुआ तो वो वक्त जाया किए बगैर आया और दोनों ने मिलकर डमी को आग लगा दी। चक ने कहा कि इस बंगले के पिछले मालिक ने यहाँ अपनी जान ले ली है, इसलिए मुमकिन है कि कोई शैतानी ताकत यहाँ मौजूद हो। तय हुआ कि वो ये बंगला छोड़ देंगे। इज़ाबेल से कहा जाता है कि वो अपनी तमाम चीजें पैक करके कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाए। उसके जाते ही इज़ाबेल ने पीछे से किसी को इसका नाम सरगोशी करते हुए सुना। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नजर ना आया। फिर अचानक मारिया हायर से मुआयना करने के लिए रोकना शुरू कर दिया, लेकिन इज़ाबेल का कहना है कि मैं इस रात से जरूर पर्दा उठाऊंगी। फिर दोनों घबराकर अपने कमरों की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद मारिया के कमरे से चीख की आवाज आती है। इज़ाबेल तेजी से उसके पास आई। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप खुल रहा था। मारिया बहुत डरी हुई थी। वो रोते हुए इज़ाबेल के कमरे में आती है। इसके चेहरे पर खौफ और उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन वो खुद नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब हालात कुछ पुरसुकून हुए, इज़ाबेल की दोस्त वापस आई। उसने अपने हाथ में एक पुराना नक्शा बनाकर बताया कि उसने अपनी एक पुरानी किताब का नक्शा तैयार किया है। 1923 और इस शहर के मौजूदा नक्शे में मुझे एक बहुत पुरानी जगह की सही जगह मिली है। उसका नाम 825 फॉरेस्ट रोड है, जो इस कहानी का भी नाम है। चक ने फैसला कर लिया था कि वो खुद जाकर उस शख्स से बात करेगा जिसने अपनी बीवी को धोखा दिया था। इज़ाबेल भी इसके साथ अब आने पर इसरार कर दिया है। तभी बाहर एक एजेंट आया जो एक इश्तिहार की शूटिंग लेके चक को सहम काम के लिए फौरन बाहर जाना पड़ा। मारिया जिसकी हालत पहले से नॉर्मल थी, एजेंट की मदद के लिए ठहरी। इज़ाबेल को लगा कि कुछ गलत है, इसीलिए उसने अपने दोस्त को मारिया के साथ रहने को कहा, जबकि चक और इज़ाबेल मिलकर उस पुराने पते 825 फॉरेस्ट रोड की तरफ रवाना हुए। रास्ते में चक ने कहा कि अगर ये वही घर निकला तो मैं इस घर को आग लगा दूंगा। जबकि मारिया इश्तिहार की शूटिंग में एजेंट की मदद कर रही थी, लेकिन अचानक एजेंट ने कुछ अजीबोगरीब जबान में बात करना शुरू कर दी। दूसरी तरफ चक और इज़ाबेल अब एक घने जंगल से गुजर रहे थे। एक तबाशुदा मकान के पास पहुंच चुके थे। वो खिड़की तोड़कर अंदर आए और एक नंबर जैसा निशान ढूंढने लगे। इज़ाबेल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की मंजिल पर गई और देखती है कि ये हवेली अंदर से चक के घर से मिलती जुलती है। फिर उसके पीछे से किसी का साया गुजर जाता है। इसी तरह जब मारिया घर पर थी तो वो अचानक उस 1909 के पुराने वाकये के बारे में बातचीत करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि मेरी बेटी को स्कूल में बुरी तरह हरासा किया गया। उसने कई बार लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मदद का हाथ न बढ़ाया। दरअसल इस औरत की रूह जिसने अपनी जान ली थी, हेलन, पूरी तरह ये मारिया के कब्जे में थी। दूसरी जानिब चक को जमीन के नीचे लकड़ी का एक डब्बा मिला जिसमें बहुत हदूद थे जो स्कूल अथॉरिटी को लिखे गए थे। ये हदूद एक ही हाथों ने लिखे थे, लेकिन ये सब वापस कर दिए गए। हाथ पर उसके घर का पता भी लिखा हुआ था। चक को पता चला कि ओल्ड हाउस औरत का घर 825 फॉरेस्ट रोड का पता एक ही जगह है। यही वजह है कि रूह उस घर में आती है, क्योंकि ये कभी उसका हुआ करता था। जब चक इज़ाबेल को लेने के लिए डरते डरते ऊपर गया क्योंकि उन्हें यहाँ से फौरन निकलना था, लेकिन इज़ाबेल एक जगह खामोश खड़ी थी। दूसरी तरफ इज़ाबेल की दोस्त को भी यकीन था कि मारिया के साथ कुछ पुरअसरार हो रहा है। उसने जानबूझकर उससे उसकी बेटी का नाम पूछा। अचानक मारिया चीखने लगी और पागलों की तरह हंसने लगी। आखिरकार सब कुछ पुरअमर हो गया। इज़ाबेल की दोस्त ने सोचा कि रूह चली गई है, लेकिन इज़ाबेल की आंखें वहां सदमे से खुली रह गईं। किसी नादीदा हाथ ने उसके कंधों को मजबूती से पकड़ रखा था। चक ने जब ये देखा तो उसकी तरफ भागा और तेजी से इज़ाबेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी नादीदा कुव्वत ने दोनों को पुराने कमरे के अंदर खींच लिया। हमें मालूम हुआ कि इस औरत की रूह, हेलन की रूह ने इज़ाबेल और चक को अपना शिकार बनाया है और उन्हें मार डाला। वो शहर वालों से बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है, क्योंकि इस वक्त शहर वालों ने उसकी कोई मदद नहीं की, चाहे कोई बेकसूर ही क्यों ना हो। जो बस्ती में आए उसकी मौत यकीनी है। फिल्म की कहानी भी इस खौफनाक अंजाम के साथ यहीं खत्म हो जाती है।